वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रोमांटिसिज्म। अब ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी 1798 में और चली थी 1837 तक। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है कि जब लिरिकल बैलेड्स जो हैं वो 1798 के अंदर पब्लिश होते हैं, तब ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। और इस मूवमेंट की जो बेस है वो जो है वो ग्रेवयार्ड पोइट्स ने पहले ही डाल दी थी। और अगर इसमें मज़ीद हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म की जो एज है वो किस एज ऑफ इनलाइटमेंट के जो है वो अगेंस्ट थी। मींस के जो ऑगस्टन एज थी, एज ऑफ जिसको पॉप कहते हैं, जो ऑगस्टन लिटरेचर था ये, और यहाँ पे जिसको एज ऑफ रीजन्स भी कहा जाता है, ये जो रोमांटिसिज्म की मूवमेंट है, रोमांटिक एज है, ये उसके अगेंस्ट आई थी। तो ये हो गया रोमांटिसिज्म। मीन्स के जो रोमांटिसिज्म यहाँ पे डजंट मीन के कोई रोमांस की इसमें बात है या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की इसमें बात है। ये जो है नेचर का, इंडिविजुअल का, लिटरेचर का, एज अ सोसाइटी, उस हवाले से जो है ना रोमांटिक मोमेंट थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ऑगस्टन एज में बहुत ज़्यादा हो रही थी और लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा जा रहे थे, सिंपल लाइफ को लोग भूल चुके थे। तो ये उस फिर जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने जब सोसाइटी को इस तरफ मॉडर्निज्म की तरफ जाते देखा तो उन्होंने जो रोमांटिसिज्म की जो मूवमेंट है वो आई, उन्होंने रोमांटिक पोइट्री लिखना स्टार्ट की, रोमांटिक लिटरेचर जो है वो लिखना स्टार्ट किया। ये थी रोमांटिसिज्म की मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म की जो मूवमेंट है इसकी वजह क्या बनी। अब इसकी जो वजह है वो जो है वो बनी थी एज ऑफ इनलाइटमेंट। एक तो अगर आपने एज ऑफ इनलाइटमेंट का लेक्चर मेरा नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आएगी। सो ऑगस्टन एज जो है, जिसको न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, उसको पहले आप जाके देखेंगे तो देन इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको रोमांटिसिज्म की समझ आएगी कि तो रोमांटिक मूवमेंट थी क्यों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इस मूवमेंट के जो फिलोसफिकल और पॉलिटिकल रीजंस क्या बने थे जो ये मूवमेंट आई। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर, जो कि है जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो ये एक बेस बनी रोमांटिसिज्म, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो आइडियाज़ दिए थे वो ये थे कि इनजस्टिस के खिलाफ थी वो मूवमेंट, और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सुप्रेशन उस वक्त हो रही थी उन सब के अगेंस्ट थी ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। उस वजह से जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनको अर्ज मिली और उन्होंने ये वर्क्स लिखना स्टार्ट किए। उसके बाद एक और जो चीज़ है इनको जो रोमांटिक पोइट्स को जिसने इंस्पायर्ड किया था वो है ओरिएंटल मिस्टिसिज्म और सूफीज़म, हम बात कह सकते हैं। मीन्स के जो सूफीज़म वाले से वो एम्फोसाइजेस देते थे स्पिरिचुअल रोल टू नेचर के ऊपर। तो यही जो आइडियाज़ हैं वो जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने अडॉप्ट की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फ़िलासफ़िकल जो इसकी बिगनिंग है इस मूवमेंट की वो कैसे होती है, जर्मनी के अंदर हिजल और कैंट थे, इन दोनों ने भी जो हैं वो अपने आइडियाज़ दिए फ्रीडम और इक्वालिटी पे। ये भी 6 आइडियाज़ थे इस मूवमेंट की जो है वो बेस बनते हैं। ये जो हैं वो कुछ राइटर्स थे। और अगर पायनियर की बात करेंगे इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूसो के आ जाते हैं स्लोगन्स, लाइक रूसो ने कहा था गो बैक टू नेचर एंड मैन इज बॉर्न फ्री। ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं रोमांटिक पोइट इन सब से जो हैं वो इंस्पायर्ड हुए थे। तो डेट्स वाई जो है वो रोमांटिक जो मूवमेंट है वो आती है। और सेकेंडली जो रोमांटिक मूवमेंट है ये इमेजिनेशन बेस्ड है रदर देन रीजंस। मीन्स कि ये रीजंस पे डिपेंड नहीं करती, ये इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। और साथ ही साथ जो ट्रुथ को जो है वो रीजन से नहीं देखती, ये इमेजिनेशन से देखती है। फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स और इमोशंस इन सब पे जो है वो बिलीव करते हैं, जो कि 18th सेंचुरी के रोमांटिक पोइट्स जो थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो रोमांटिसिज्म है इसको जो रेगुलर या फिर नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे कंपेयर किया जाता है, तो ये उनसे कंपेयर करने वाली मूवमेंट नहीं है, रदर देन कि ये उससे डिफरेंट है। लाइक बहुत सी चीज़ों में ये डिफरेंट है।
रोमांटिसिज्म जो मोमेंट थी ये इंसान को नेचर के क्लोज ले जाने के लिए थी। इंडिविजुअलिज्म पे ये फोकस करते हैं जो रोमांटिसिज्म वाले हैं, सिंपलिसिटी पे फोकस करते हैं। एस्केपिज्म, सुपर नेचुरलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लिबर्टी पे, इक्वलिटी पे, फ्रेटर्निटी पे, इन सब चीज़ों के ये स्लोगन्स थे जो कि ये रोमांटिक पोइट्स फॉलो करते थे। और इसमें मेन फीचर्स इमेजिनेशन आती हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस आ जाते हैं, नेचर आ जाती है, सिंपलिसिटी है, रिजेक्शन ऑफ साइंस है, रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म है, उसके बाद इंडिविजुअलिज्म है, उसके बाद लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, और आइडियलिज्म है। इसके इस्केपिज्म के जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनसे इस्केप करना, और मटेरियलिज्म और रेस और पोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब से जो है वो दूर, रूरल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये रोमांटिक पोइट्स करते थे। उसके बाद सुपर नेचुरल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जैसे कॉलरिज, बैरोन और शैले, इन लोगों ने अपनी पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसका। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रेवयार्ड पोइट्स की, जो कि जिनको प्री रोमांटिक पोइट्स भी कहा जाता है। अब ये जो हैं ये एज ऑफ इनलाइटमेंट में भी वर्क कर रहे थे। 1740 से जो हैं ये प्री रोमांटिक वर्क लिख रहे थे। इनकी जो 4 इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं वो हैं थॉमस ग्रे की एलिजी है, जो कि इन्होंने कंट्री चर्च यार्ड में लिखी थी। थॉमस पर्नल्स की अ नाइट पीस ऑन डेथ है, सेकंड जो है इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखें रॉबर्ट ब्लेयर की द ग्रेव है, और एडवर्ड यंग की नाइट थॉट्स है। ये जो पोइम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। उसके बाद और अगर हम लोग ग्रेवयार्ड पोइट्स देखें कौन कौन शामिल है इसमें, थॉमस पार्नल है, थॉमस वार्टन है, थॉमस पर्सी है, थॉमस ग्रे है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। ये सारे राइटर्स भी ग्रेवयार्ड पोइट्स में आते हैं। इनको ग्रेवयार्ड पोइट्स इस वजह से कहा जाता था बिकॉज इन्होंने जो है वो प्री रोमांटिक इरा स्टार्ट किया था। इन्होंने 1740 से ही जो है ना वो वर्क्स लिखना शुरू कर दिए थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट के, और इसमें जो हमारी रोमांटिसिज्म की जो मोमेंट है, रोमांटिक एज है, इसके अंदर कौन कौन से राइटर्स थे। अब इसके अंदर जो राइटर्स आ जाते हैं वो सबसे पहले रॉबर्ट बर्न्स आ जाते हैं। उसके बाद विलियम ब्लेक हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल कॉलरिज है, और वॉल्टर स्कॉट है। अब जो रॉबर्ट बर्न्स हैं ये स्कॉटलैंड के जो हैं वो नेशनल पोइट हैं, इनको वो भी कहा जाता है। और विलियम जो ब्लेक हैं इनके वर्क्स आए थे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 के अंदर, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 के अंदर। और इनको जो विलियम ब्लेक है इनको जो है इनकी लाइफ के अंदर कोई फेम नहीं मिला था, लेकिन आफ्टर लाइफ इनकी जो डेथ हो गई उसके बाद इनको फेम मिला है। और ये ड्यूरिंग जब ये वर्क्स कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो तब चल रहा था। और उसके बाद लेक पोइट्स आ जाते हैं। अब लेक पोइट्स उनको इस वजह से कहा जाता है बिकॉज वो इंग्लैंड के जो रिवर साइड है वहाँ रहते थे, डेट्स वाई उनको जो है वो लेक पोइट्स कहा जाता है। उनमें है विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज हैं, और उसके साथ साथ हैं रॉबर्ट साउथ है। अब जो रॉबर्ट साउथ है उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो पोइट लॉरियटशिप इन्होंने ओन की थी फॉर 30 ईयर्स जब वो यहाँ पे थे। उसके बाद अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें कि सेकंड जनरेशन में रोमांटिसिज्म की जो मूवमेंट है इसमें कौन कौन से पोइट्स थे। इसमें जेन ऑस्टन थे, लॉर्ड बायरन थे, पीवी शैले थे, जॉन कीट्स थे, और मैरी शैले थे। अब इसमें जो जेन ऑस्टन हैं काफ़ी फेमस नॉवेलिस्ट हैं। उसके बाद लॉर्ड बायरन की हम बात करें तो ये जो हैं इन्होंने ये लेस रोमांटिक थे बिकॉज ये 18th सेंचुरी यानी कि जो स्टार्ट, अगर हम लोग ऑगस्टल लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, एज ऑफ इनलाइटमेंट से बहुत इंस्पायर्ड थे, सेटरिस्ट जो वर्क्स उस वक्त लिखे जाते थे उनसे इंस्पायर्ड थे। उसके बाद शैले की बात करें तो इनकी वाइफ मैरी शैले हैं और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। और पीबी शैले की जो मदर इन लॉ हैं वो हैं मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। उन्होंने फेमिनिज्म में अपना अपना उनका एक अलग से नेम है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये ओवरऑल जो है इसका एक लेक्चर था रोमांटिसिज्म का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आप एंड तक देखेंगे तो आपको इस मूवमेंट की अच्छे से समझ आएगी। ये मूवमेंट जो है एक ऐसी मूवमेंट है कि इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसके ऊपर जितना हम लोग वीडियोस बनाएं उतने ही कम है, जितना इसको एक्सप्लोर करें उतना कम है इसको, बिकॉज बहुत सारा वर्क हुआ था इस एज में भी। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।